अनुसार बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस समय की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमेरिका के कोलोराडो में फायरिंग हो गई है। आपको बता दें कि नाइट क्लब में फायरिंग हुई है, 5 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग में 18 लोग जख्मी हैं, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। फायरिंग के बाद घटनास्थल पर पुलिस तैनात है। इस समय की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। फायरिंग हुई है, फायरिंग में 18 लोग जख्मी हैं, कई की हालत अभी इस समय नाजुक बताई जा रही है। फायरिंग के बाद से घटनास्थल पर पुलिस तैनात है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दूसरी टी20 में न्यूजीलैंड को शिकस्त मिली है। इस समय की बड़ी जानकारी सीधा खेल के मैदान से आपके सामने है। दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त मिली है। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। 192 रनों का लक्ष्य था। भारत ने 6 विकेट पर 191 रन बनाए थे। माउंट मॉन्गानुई दूसरी टी20 न्यूजीलैंड को शिकस्त मिली है। बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि माउंट मॉन्गानुई में भारत का लहराया है परचम। दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को शिकस्त मिल गई है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, सीरीज में भारत को 1-0 की अजय बढ़त हुई है। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी शतक जड़ दिया है। आखिरी टी20 मंगलवार को नेपियर में होगा। आखिरी टी20 मैच, दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त मिल गई है। इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। खेल के मैदान में अभी इस समय क्या चल रहा है, बड़ी जानकारी अभी इस समय सीधा खेल के मैदान से। दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त मिली है। सीरीज में भारत को 1-0 की अजय बढ़त मिली। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी शतक जड़ दिया है। आखिरी टी20 मैच को मंगलवार को नेपियर में खेला जाएगा। टीम सऊदी ने मैच में हैट्रिक लगाई है। दीपक हुडा ने 4 विकेट छटके हैं, ये जानकारी मिल रही है। भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टी20 मैच, भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया है। बड़ी जानकारी और इसी खबर पर हमारे सहयोगी करुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करुण, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। 6 विकेट पर 191 रन और उसके बाद से जो लेटेस्ट अपडेट आया वो बिल्कुल, देखिए 126 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को ढेर कर दिया भारतीय टीम ने और मैच आखिरी ओवर में भी नहीं गया, 19वें ओवर में ही जीत मिल गई। और जिस तरीके से सऊदी ने हैट्रिक ली थी, कुछ उसी अंदाज में हुडा को यहां पर विकेट मिले। हालांकि वो हैट्रिक तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने अपने ओवर में 3 विकेट जरूर चटका दिए। मिलने का विकेट लिया उन्होंने, सऊदी को आउट किया और साथ ही साथ सोडी का भी विकेट लिया। और ये कहा जा सकता है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। ये यंग टीम है, युवा टीम है और जिस अंदाज से ये खेली है उससे उम्मीद यही की जा रही थी कि ऐसे ही खेलेगी और वैसा ही कुछ देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव, इन्होंने अपनी चमक एक बार फिर से बिखेरी है और कहा जा सकता है कि अब उन्होंने स्थायी मुहर लगा दी है। टीम में वो एक बहुत बड़े कद के खिलाड़ी रह गए हैं, अनुभव भी उनके साथ है। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, जिसके लिए उन्हें यहाँ भेजा गया है कि सबके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना। हालांकि उनका बल्ला तो नहीं चला, लेकिन जिस तरीके से टीम को एकजुट करके अब वो एक सही आक्रमण की नीति उन्होंने अपनाई थी, वो यहाँ पर कामयाब रही है नीति। और अब जो है वो आखिरी मैच मंगलवार को खेला जाएगा। वहां अगर जीत होगी तो सीरीज पर भी कब्जा हो जाएगा भारतीय टीम का। हालांकि अब इस सीरीज को भारतीय टीम हार नहीं सकती है, उसे अजय बढ़त यहाँ जरूर मिल गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो सूर्य कुमार यादव ने तूफानी शतक जड़ा है। बड़ी जानकारी सीधा खेल के मैदान से आखिरी टी20 मैच से जुड़ी हुई जानकारी भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त मिल गई है। दूसरे टी20 मैच में आपको बता दें कि माउंट मॉन्गानुई में यह मैच खेला जा रहा था और वहीं से इस समय की बड़ी जानकारी। भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया है। ये समय का जो लेटेस्ट अपडेट है, 192 रनों का लक्ष्य रखा गया था न्यूजीलैंड के सामने। भारत ने 6 विकेट पर 191 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड के सामने 192 रनों का लक्ष्य रखा गया था। 51 गेंद पर नाबाद 111। सूर्य कुमार बढ़ते हैं आगे। श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज
बड़े खुलासे हो रहे हैं। आफताब पर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज आफताब के छतरपुर वाले घर में तलाशी ली है। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर के छतरपुर गई थी। दिल्ली पुलिस को आफताब के छतरपुर वाले घर से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। आफताब के घर से मिले सबूतों को दिल्ली पुलिस ने काली रंग की पॉलिथीन में इकट्ठा किया है। सूत्रों के मुताबिक काली पॉलिथीन में कुछ हड्डियां भी हो सकती हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि पॉलिथीन में श्रद्धा के जबड़े की हड्डियां हो सकती हैं। ये तस्वीरें इस समय सीधी तस्वीरें हैं, लाइव विजुअल से आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार छानबीन में जुटी हुई है। अलग अलग राज्य, दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और वहां पर छानबीन तलाशी लगातार की जा रही है, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल पा रही है अभी भी कुछ हिस्से मिलना बाकी है श्रद्धा के शरीर के। हड्डियां मिल गई है ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्र जो बता रहे हैं एक काली पॉलिथीन में उनको इकट्ठा किया गया है, यह जानकारी मिल रही है। और अभी इस समय की जो जानकारी है, एक बार फिर से तालाब के पास आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है, लगातार वो छानबीन कर रही है, तलाशी में जुटी हुई है और जो बाकी हिस्से हैं शरीर के उनको जुटाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। छतरपुर वाले घर पर भी तलाशी हुई है आफताब के। दिल्ली पुलिस आफताब को छतरपुर लेकर गई थी। इस बीच मैदान गाड़ी पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मैदान गढ़ी इलाके की देख रहे हैं, छतरपुर से नजदीक पड़ता है ये इलाका। तालाब में शव के टुकड़े फेंकने की आशंका जताई गई है और उसी की तलाश की पहुंची है दिल्ली पुलिस, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। तालाब में भी तलाशी की जा रही है क्योंकि हो सकता है वहां पर भी आज कुछ अंश बाकी मिल जाए शरीर के। तालाब में शव के टुकड़े फेंके गए हो सकते हैं क्योंकि आफताब से लगातार पूछताछ हो रही है और वो तो अपने बयान ही बदलता जा रहा है, इसलिए नार्को टेस्ट की बात सामने आई। लेकिन अभी इस समय दिल्ली के मैदान गाड़ी पहुंची है दिल्ली पुलिस, आप देख सकते हैं तालाब की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आशंका ये जताई जा रही है, अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस तालाब में भी हिस्से फेंके गए हो सकते हैं श्रद्धा के शरीर के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम में अभी इस समय कन्हैया शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि श्रद्धा के दोस्त मोनू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, आप क्या बताना चाहेंगे दुनिया को? श्रद्धा आपसे क्या बताया करती थी, क्या साझा किया करती थी जो आज आप दुनिया के सामने रखना चाहेंगे? मोनू, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो शायद उनसे संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क हो पाए। लेकिन कन्हैया हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कन्हैया, अभी इस समय की जो अपडेट है वो ये है कि मैदान गढ़ी पहुंची है दिल्ली पुलिस, वहां पर तालाब में तलाशी की जा रही है, छानबीन की जा रही है, यहां पर भी कुछ अंश मिल सकते हैं? देखिए साजी, आपको बता दें कि महरौली के जो मैदान गढ़ी का जो तालाब है वहाँ पर भी जानकारी ये मिली थी, क्योंकि इस समय आफताब से लगातार पूछताछ की जा रही है। आज सुबह छतरपुर के उसके घर से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कुछ हड्डियाँ हैं, हो सकता है ये जबड़े की हड्डियाँ हों, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महरौली के जो मैदान गढ़ी तालाब है वहाँ के आसपास इलाके में भी इस समय छानबीन चल रही है। जो तालाब का पानी है उसको खाली कराया जा रहा है। जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वहाँ पर गोताखोरों के साथ पहुँची है और लगातार तालाब के अंदर क्या चीज़ें फेंकी गई हैं और किस तरीके से जो घटना के जो सबूत हैं वहाँ पर छुपाए गए हैं, इसकी जांच इस समय चल रही है। क्योंकि आफताब जो आरोपी है उसने बताया है कि मैदान गढ़ी जो तालाब है उसके आसपास भी उसने जो है कुछ ऐसे सबूत है जो वहाँ पर फेंके हैं। कुछ हड्डियाँ हैं, कुछ जो 100 के पार्ट्स हैं वो वहाँ पर उसने ठिकाने लगाए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वहाँ पर गोताखोरों के साथ पहुँची है। साथ ही साथ जो FSL की जो टीम है, जाँच की जो टीम है, वो भी दिल्ली पुलिस के साथ है। और इस समय जो तालाब का पानी है उसको खंगाला जा रहा है। जो गोताखोरों की टीम है वो तालाब में उतर करके जा करके जांच कर रही है। उसके आसपास का जो इलाका है उसको जांच कर रही है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर फेंकी गई थी उसको किसी तरह से निकाला जा सके और उसको सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जा सके। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में इस समय दिल्ली पुलिस की जो 9 टीमें गठित हुई हैं, जिसमें से एक टीम इस समय उत्तराखंड में है, एक टीम इस समय हिमाचल में है, एक टीम इस समय महाराष्ट्र में जाँच कर रही है और एक टीम जो इस समय है हरियाणा में है। और जो दिल्ली पुलिस की जो 5 टीमें हैं वो दिल्ली के आसपास के इलाके में जो जिस तरीके से सबूत मिले हैं, जिस तरीके से आफताब ने बयान दिया है। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ मुंबई से मोनू जुड़ चुके हैं, श्रद्धा के दोस्त हैं। मोनू, दुनिया आपको सुन रही है, क्या बताना चाहेंगे? श्रद्धा आपसे क्या कहा करती थी? क्या उसने आपसे भी अपना दर्द साझा किया था?
मोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के चलते आवाज ठीक तरीके से मोनू तक पहुंच नहीं पा रही है। फिर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच दिल्ली, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, मैदान गढ़ी इलाका जो कि छतरपुर महरौली के नजदीक पड़ता है, और वहीं पर यह तालाब है जो कि आप देख रहे हैं, काफी कंजस्टेड एरिया है। और यहां पर ये तालाब है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी तालाब में श्रद्धा के शरीर के कुछ अंश अभी भी मिल सकते हैं, और इसी के चलते ये जो तालाब है उसको खाली करवाया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं मोनू से बात करने की, क्योंकि मोनू श्रद्धा के दोस्त रहे हैं, एक लंबा अरसा साथ में गुजारा है, अच्छे बुरे वक्त को साझा किया है। मोनू, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो सवाल मेरा यह है, क्या आपसे भी अपना दर्द साझा किया था श्रद्धा ने? मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा, जब हमारी पहली मुलाकात हुई, वो पिक्सी कट गर्ल, बाल छोटे हुआ करते थे, शॉर्ट थोड़ी हाइट थी, और मुझे आज भी याद है हमारी मुलाकात में उन्होंने एक कहा था कि आई एम अ शॉर्ट रिबेलियन, और वो सच में एक रिबेलियन लड़की थी। अपनी सोच रखना, अपनी बात को रखना, अपने जज्बातों को रखना उन्हें आता था, उन्हें पता होता था वो क्या बोल रही हैं। नारी शक्ति की बात किया करती थी वो। 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया साथ में, और उसके बाद हम साथ ही साथ कॉलेज की तरफ से थिएटर ग्रुप में भी थे। बहुत सारी मेमोरीज़ हमने एक साथ साझा किया उस दौरान, और उनकी पर्सनालिटी इंस्पायरिंग थी। दूसरी कहीं कह सकता हूँ मैं नारी के लिए, अगर उनकी एक इंडिविजुअलिटी थी, उनकी एक पर्सनालिटी थी, जहाँ पे दूसरे लोग इंस्पायर होते थे, और जो हुआ वो बेहद दुखद रहा। और ये स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो हमारी सोच के परे था। मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी को जानते हैं, वो आपके मित्र रह चुके हैं, आपने बहुत मेमोरीज साझा आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोनू। लेकिन क्या जिस दरमियान श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहा करती थी, दिल्ली आने के बाद भी, मुंबई में भी, उस दरमियान उसने कुछ आपसे साझा किया था, कुछ बताया था कि वो किस दर्द से गुजर रही है, किस परेशानी में है, या किस हाल में है? कुछ बताया था उसने उस दरमियान आपसे? मैं हमारी ग्रेजुएशन के बाद हमारी एक मुलाकात पे इस बात का आपके उत्तर देते हुए प्रकाश डालना चाहूँगा। अचानक से हम कहीं रास्ते पे टकरा गए, और वहाँ पे हमने सबसे पहले तो पूछा कि अच्छा अब क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप तो थिएटर किया करती थी हमारे साथ, आपकी एक इंडिविजुअलिटी थी, आपको एक या तो एक्टर बनना था, या फिर आप कहा करती थी आपको एक न्यूज़ रोल में, मीडिया में आपको काम करना है, पर ये अचानक ये भिन्नताएँ कैसे? तो उन्होंने कहा था कि वक्त और प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं, और वो हमेशा सेम नहीं होती। और कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैंने रिलेट किया अपने आप को भी कि हाँ, ग्रेजुएशन अभी ख़त्म हो चला है, हमारा जिम्मेदारियाँ और वगैरह वगैरह हमारे ऊपर आ गई हैं। तो ऐसे में उनसे एक और सवाल मैंने किया था, याद है मुझे आज भी, कि तब अब कैसे देखती हो लाइफ को, अब आगे क्या करना है? तो उन्होंने कहा था कि यही करना है, बस जिम्मेदारियों का निर्वाह। मैंने कहा आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियाँ? आपकी तो एक इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी हुआ करती थी ना, आपको तो हवा में तीर चलाना था जो कि सीधा निशाने पे लगे, और तमाम प्रकार के वो आपके सपने, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी नारी शक्ति की बुलंद आवाज़, समाज के प्रति कल्याण करने की वो सोच, वो सब कहाँ है? तो उन्होंने कहा बेटा एक बार जिम्मेदारियाँ आ जाए ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं, और फिर आप उनसे बाहर नहीं निकल पाते, उबर नहीं पाते। और कहीं ना कहीं उस बात को मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, पर अब ज़रूर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि शायद उन्होंने क्या कहा होगा। उस वक्त तो मैंने खुद से रिलेट कर लिया था कि हाँ, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, सबके वक्त, हालात, जज्बात सब बदल चुके हैं, पर शायद उनका कहना कुछ और था जिस पे हमें सोचना चाहिए था। बिल्कुल, आपने बताया कि वो थिएटर किया करती थी, अपने आप में बोल्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं जो थिएटर किया करते हैं। आपने कहा कि वो नारी शक्ति की बात करती थी, तो फिर ऐसी लड़की जब इतने पेन से गुजर रही थी मोनू, इतने दर्द से गुजर रही थी, तो फिर उसने
अपने लिए क्यों नहीं आवाज बुलंद की? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला ये कि उनके रिलेशंस, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है, उनकी माताजी के साथ काफ़ी अच्छे थे और उनके साथ ही वो रहा करती थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जहाँ पे माताजी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिस्टिक रहने की वो जज्बा थी, तो दोस्तों से भी थोड़ा थोड़ा वो कनेक्शन टूटता गया, दूर होती गई वो वक्त के साथ। उनके बिहेवियर में, उनके लुक में, उनकी पर्सनालिटी में भी बदलाव होता चला गया। और ऐसे में यही कारण रहा होगा कि उसके साथ वो इतना इन्वॉल्व हो गई होंगी कि शायद उन्हें ऐसा भी लग रहा हो कि अगर जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये चाहे इसका बिहेवियर मेरे प्रति जैसा भी है, जैसा कि सुनने में आया कि उन्होंने सिगरेट से जलाया करता था, वो उसने बहुत मारा, वायलेंस होता था, बट उसके बावजूद भी उसके साथ रहना उनकी अपनी एक अलग मजबूरी रही होगी, जो कि मुझसे तो उन्होंने कभी साझा नहीं किया। किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक व्यक्ति एक वक्त पे इतना मजबूर हो जाता है ना, कि उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी या रहूँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा। और शायद यही बात उनके अंदर भी रही होगी। और साथ ही साथ आफ्ताब के बारे में आपने पूछा, तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि वो एक सोशल मीडिया एडिक्ट था। जो खबरें हम सुन रहे हैं, जिस प्रकार से हमें पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बात एक और भी आती है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऑलरेडी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ऐसे में डेटिंग साइट्स का क्या इस्तेमाल है हमारे लाइफ में, आखिर वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ पर जो पहलू सामने आए हैं इस केस के जरिए दुनिया के सामने, ये सोचने वाली बात है और इन पे चर्चा भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रद्धा के दोस्त मोनू को आप सुन रहे थे। इस बीच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें एडिशन पर केंद्रीय रसायन एवं सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत 24 से खास बातचीत की। आशीष तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया कि इस बार का ये जो मौका है वो बेहद ही खास रहने वाला है। लेकिन क्यों खास है, ये आप खुद सुनिए। आपने अपनी एनर्जी, अपने हार्ड वर्क के थ्रू काया पलट किया, वो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एग्जाम्पल बन गया है। क्योंकि पहले इफ्फी को लेकर जो एक धारणा थी वो ये थी कि एक कम जगह पे होने वाली एक फेस्टिवल के तौर पे रह गया था, लेकिन अभी ग्लोबली जिस तरीके से इसकी धमक हुई है वो मानने लायक है। इसको क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है। ये 8 दिन पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आने के लिए आतुर रहते हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि इस बार भी 10,000 से ज़्यादा लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं। अब तो रोकना पड़ रहा है क्योंकि क्षमता जितनी है, तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिला। दूसरा, लगभग 80 देशों से 283 से ज़्यादा फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज को यहाँ दिखाने का अवसर मिलेगा। यही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म पे जो आपकी सीरीज़ आती हैं उनका भी वर्ल्ड प्रीमियर यहाँ पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर होगा, राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर यहाँ पर होगा। तो अपने आप में दिखता है कि भारत ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है इफ़ी का, जहाँ दुनिया अपने काम को दिखाना चाहती है, भारत के लोग अपने काम को दुनिया में पहुँचाना चाहते हैं और क्षेत्रीय काम भी अब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बनने का काम हुआ है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी आज बहुत बड़ा रोल अदा करती है, तो टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ पे बहुत बड़े रूप में शोकेस कर रहे हैं। फिल्म बाजार की जो आपने बात कही, नई लुक एंड फील, पहले बंद कमरे एक होटल के बीच में लग जाता था कमरों में, अब हमने उसको एक नया मार्केट प्लेस बनाया, एक नया बाजार बनाया है जो दुनिया के एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और इस बार का जब ये प्रोग्राम होगा तो आप अगले साल देखिए, इससे दुगना रिस्पॉन्स आएगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की है इसकी, और ये भी है, जैसे कि आपसे मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि पहले ये होता था कि बड़े स्टार्स आते थे, हेडलाइंस, लाइमलाइट बनाकर चले जाते थे, लेकिन अब वो भी है, यंग टैलेंट भी आ रहे हैं, बड़े स्टार्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय चीजें हैं उस पर भी आपका फोकस है। पेनिट्रेशन ये है कि गांव-गांव तक वो टैलेंट वहां से लेके आया जाए और इंडिया में जो क्रिएटिव माइंड के लोग हैं उनको एक मौका मिले। देखिए, पिछले साल हमने ट्राई की थी 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनके भविष्य के वो क्रिएटिव माइंड्स को इकट्ठा किया जाए। 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन देश भर में से आई, उसमें से 75 युवाओं को चुना है। सबसे कम उम्र का 18 साल का है। जयंती हिल मेघालय से लेकर असम के रिमोट एरिया से लेकर बहुत सारे लोग बिहार से लेकर यहाँ पर इसमें चुने गए।
अब इनको शायद अपने जीवन में कभी अवसर ना मिलता मुंबई या दुनिया के किसी बड़े फिल्म कलाकार, निर्माता, निर्देशक या कोई और ऐसे व्यक्ति से बात करने का जो उनको कुछ सिखा पाता। आज हमने वो प्लेटफॉर्म दिया, ये सीखेंगे भी, मिलेंगे भी और अपनी भी पहचान बनाने का काम करेंगे। ये हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं कि ये लोग भविष्य में भारत के जो कंटेंट है, जो भारत में बहुत कुछ दिखाने के लिए हमारे पास जो अपनी कला, संस्कृति, हमारी स्टोरीज़ हैं, हम उनको दुनिया तक पहुंचा सकें, तो यही वो युवा होंगे। जैसे पिछले साल की 75 साल बेहतर, अगले 10 सालों में ऐसे ना जाने 1000 से युवा तैयार हो जाएंगे। वो कहाँ काम आएंगे? वो भारत को एक नई पहचान दुनिया भर में दिलाने के एक और चीज जो आपने की है वो कैन फिल्म फेस्टिवल जैसे जो बड़े नामी फेस्टिवल्स हैं वहां जाके अपनी टीम को ले जाके वहां के जो बेस्ट चीजें हैं उसको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ इस पे एक्सिक्यूट किया जाए। खासकर फ्रांस को इस बार फ्रांस का फोकस भी रहेगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस है, प्लस बाजार पे जैसा कि आप बता रहे हैं वो सब फोकस है। कितना बदलाव इससे देख रहे हैं कि ये जो इफ्फी है वो वर्ल्ड सिनेरियो पे बहुत धमक के साथ उठेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार जो है और फिल्म फेस्टिवल जो है वो अपने अपने दृष्टि से काम करते हैं। मेरे लिए एक ऐसा मौका है कि हम कोई एक लैंग्वेज बनी बनाते हैं। भारत में तो अनेकों भाषाओं में बनता है और बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया को पता ही नहीं कि भारत के पास है। अब मैं उसको दुनिया में कैसे पहुंचाऊं? मेरे पास अवसर है इफ़ी का प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं उस काम को यहाँ पर दिखा भी सकूं, और दूसरा ये जो क्रिएटिव माइंड्स की आपने बात कही उनके माध्यम से उनको भविष्य के लिए तैयार कर सकूं। फिल्म बाजार जो हमने नया तैयार किया है वो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज भी बहुत सारे देशों के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, बहुत सारे राज्यों के स्टॉल्स लगे हैं। तो भविष्य के लिए भी टेक्नोलॉजी की जो बात हम करते हैं, आप किसी भाषा में कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फिल्म चल रही होगी, हो सकता है तमिल में बनी हो, लेकिन आप उसको पंजाबी में सुनना चाहते हैं या बंगाली में सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके अपने हेडफोन लगाइए, फिल्म चलेगी बड़े पर्दे पे, लेकिन आपको आ जाएगी अपनी भाषा में। ये अपने आप में बड़ी बात। एक अच्छी चीज आपके रीजन में ये भी हो रही है कि गुजराती पृष्ठभूमि की जो एक फिल्म है द चैलो शो, वो भी ऑस्कर के लिए जा रही है। RRR जैसी वो भी अपने इंडिपेंडेंट तौर पे जा रहे हैं। एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है और छोटे छोटे शहरों की बड़े कॉमर्शियल फिल्म्स की एक तरीके से धमक ऑस्कर में भी इंडिया की, वो दिन दूर नहीं है जब ऑस्कर भी जीतते हुए इंडिया देखेंगे। निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता के रूप में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं हम लोग, तो ऑस्कर तो भारत की कोई ना कोई फिल्म जीतेगी। अवार्ड जीतना एक बात है क्योंकि आपको रिकॉग्निशन मिलती है, दूसरा लोगों के दिल जीतना, बॉक्स ऑफिस पे हिट होना, ये भी बहुत बड़ा सम्मान है।